Welcome students. See, in the previous video we have discussed chemical shift. Chemical shift we have discussed. So now in the today's video, so which part we have completed? See once again. See this topic 1, 2, 3 and this chemical shift. This 4 topic we have finished. So in today's video, instead of starting this topic, we will start shielding mechanism and factor affecting shielding mechanism. Okay, these 2 topic we will study in today's video, and this topic spin-spin interaction, it is also important topic, बट दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, क्यों ऐसा करने वाले हैं हम लोग? क्योंकि जो केमिकल शिफ्ट है, इससे केमिकल शिफ्ट से ये शील्डिंग मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, ये दोनों रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ में ये दोनों पढ़ लेंगे हम लोग. इसके बाद ये दोनों होने के बाद हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल शील्डिंग मैकेनिज्म. शील्डिंग मैकेनिज्म क्या होता है? सी वी हैव 2 टाइप्स, शील्डिंग और डी शील्डिंग. अब शील्डिंग और डी शील्डिंग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एनएमआर पढ़ रहे हैं. एनएमआर में हम लोग हाइड्रोजन एनएमआर पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एनएमआर. तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में ही बातें करेंगे. ठीक है, सपोज कोई एक कंपाउंड है हमारे पास, CH4 कंपाउंड है. अब CH4 कंपाउंड अगर हमने सैंपल ले लिया तो इसमें हम लोग जो हमारे जो एब्जॉर्प्शन होगा या जो भी कुछ होगा, हमें हर इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन के बारे में ही मिलेगी. अगर हम लोग HNMR यूज़ कर रहे हैं तो हमको हर इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बारे में ही मिलेगी. हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बारे में ही मिलेगी. न्यूक्लियर NMR क्या स्टडी करता है? HNMR स्टडी करता है हाइड्रोजन की न्यूक्लियस. हाइड्रोजन के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अब हाइड्रोजन की न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब हमको हाइड्रोजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. या अब देखो, ये सपोज एग्जांपल है, अगर हमको इस हाइड्रोजन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो हम लोग इससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं. तो NMR इसलिए यूज़फुल है. NMR HNMR हमें हाइड्रोजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है. उसके स्पेशली जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है उसके बारे में बताता है. तो न्यूक्लियस के बारे में बताने से हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन समझ जाएंगे. उससे हमें कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग. अब शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है? सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह पर CH4 का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब कार्बन के आउटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कार्बन के आउटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यहाँ पे. वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं कार्बन के ऊपर. कार्बन के न्यूक्लियस के गोल गोल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रोटेट होने की वजह से वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं. उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली हाइड्रोजन भी वैसे ही होता है. हाइड्रोजन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो भी रोटेट करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करते हैं, और वहाँ वो भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, मतलब खुद का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं. वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से. ठीक है, तो हर एटम, कोई भी एटम हो, हर एटम का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटोमोस्ट शेल में, वो रोटेट करते हैं और खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं. उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम लोग, ठीक है, अभी इसमें क्या है? इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, इसके ऊपर भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. इसी तरह हर हाइड्रोजन के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है. अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम लगा दें, सपोज इस तरह CH3Cl, इस तरह कोई कंपाउंड लगा दे जिसमें एक हाइड्रोजन निकाल के हम लोग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हैं, तो क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा शील्डिंग डी शील्डिंग पे? इसको बोलेंगे शील्डिंग. मतलब शील्ड किया हुआ है. हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो शील्ड है, मतलब प्रोटेक्ट है. किससे प्रोटेक्ट है? इलेक्ट्रॉन के इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट है. तो इसको बोलेंगे शील्डिंग. ठीक है, अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाते हैं तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन का है, देखो
Cl क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कि Cl क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करेगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वजह से इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब इसके जब इलेक्ट्रॉन, हमें बात इसकी करनी है, सिर्फ हमें बात कार्बन की नहीं करनी है, हमें सिर्फ बात हाइड्रोजन की करनी है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्लोरीन लगने की वजह से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लगने की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अब उस पर अफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू होगा। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू होगा तो इसके ऊपर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी, जो कि न्यूक्लियस की रक्षा कर रही थी, जो कि न्यूक्लियस के ऊपर जो एक मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई थी, ये वो खींच लेगा और डिस्टर्ब कर देगा। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस को शील्ड कर रही थी अब ये डीशील्डिंग हो गया, न्यूक्लियस की अभी डीशील्डिंग हो गया। मतलब जो कवच था न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोटेक्ट कर रहा था उसको, अब वो निकल गया। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये डीशील्डेड हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन था, ये शील्डेड हाइड्रोजन था, क्योंकि इसके ऊपर जो कवच था इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर रहा था न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए ये शील्डेड हाइड्रोजन है। लेकिन इसमें क्या है, इस केस में ये जो हाइड्रोजन है ये शील्डेड हाइड्रोजन नहीं है, ये डीशील्डेड हाइड्रोजन है। क्यों डीशील्डेड हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से जो इसके ऊपर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो हाइड्रोजन एटम डीशील्डेड, इसलिए ये भी डीशील्डेड, ये भी डीशील्डेड, ये भी डीशील्डेड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये है डिस्क्रिप्शन शील्डेड और डीशील्डेड का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको लिखना किस तरह से है। तो हमें इस तरह से लिखना है इसको, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द हाइड्रोजन एटम क्रिएट्स ग्रेटर अपोजिशन। अब क्या होगा, शील्डिंग की वजह से क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन शील्डेड है ना, इसके ऊपर एक कवच है, तो हाँ कवच है मतलब ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम लोग इसको एक बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको छू नहीं पाएगा, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस को छू नहीं पाएगा। क्योंकि छू नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऊपर कवच है इसलिए छू नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन ऐसे है वो शील्डेड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये शील्डेड हाइड्रोजन है। लेकिन हम लोग इस केस में अगर यहाँ पे अगर इस कंपाउंड में अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस हाइड्रोजन को ये मैग्नेटिक फील्ड इजीली टच कर सकेगा, इजीली छू पाएगा। क्यों छू पाएगा, क्योंकि इसका जो कवच था वो डिस्टर्ब हो गया इस क्लोरीन की वजह से, इसलिए वो इसको छू पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं डीशील्डेड प्रोटॉन। ये मतलब इसका न्यूक्लियस डीशील्डेड है, कवच डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में क्या लिखा है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द हाइड्रोजन एटम क्रिएट्स ग्रेटर अपोजिशन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हाइड्रोजन के ऊपर क्रिएट ग्रेटर, वो क्या अपोजिशन करती है, अपोज करती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है, छूने नहीं देती, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को छूने नहीं देती। हैज़ अ रिजल्ट द हाइड्रोजन एक्सपीरियंस लोअर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सपीरियंस लोअर मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कैसे एक्सपीरियंस लोअर मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन शिफ्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लोअर मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो उसकी जो पीक मिल रही है हमको, इसकी डीशील्डेड है। कभी भी याद रखना, अगर शील्डेड है तो उसकी पीक हमको कैसे मिलेगी, अप फील्ड मिलेगी। अगर TMS, ये तो TMS पता है क्या है हमको, टेट्रामिथाइल सिलेन, टेट्रामिथाइल सिलेन पढ़ा था हमने इससे पहले वीडियो में। तो अगर कोई भी प्रोटॉन, जैसे ये प्रोटॉन शील्डेड है तो इसकी पीक कहाँ मिलेगी, इसका पीक मिलेगा अप फील्ड में। और ये हाइड्रोजन ये डीशील्डेड है तो इसके पीक कहाँ मिलेंगे, डाउन फील्ड में। ये डाउन फील्ड हो गया, ये अप फील्ड हो गया। शील्डेड वाले
अपफील्ड और डीशील्डेड वाले डाउनफील्ड, है ना। डीशील्डेड SHIELD, डीशील्डेड मतलब डाउनफील्ड, डाउनफील्ड, और शील्डेड मतलब अपफील्ड, अपफील्ड। ठीक है, याद रखना, डीशील्डेड डाउनफील्ड, शील्डेड अपफील्ड। तो वही बताया है इसमें। As a result, the hydrogen experience the lower magnetic field. Hydrogen experience lower magnetic field and can shift to lower frequency. मतलब upfield. The peak on the NMR spectrum for this hydrogen atom would shift upfield. These hydrogen atom are referred as shielded. ठीक है, तो इस ऐसे हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं शील्डेड हाइड्रोजन, जो कि अपफील्ड में मिलते हैं हमको। अब डी शील्डेड मतलब क्या होता है? इफ़ द हाइड्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर ऐसा कोई एलिमेंट लगा है हाइड्रोजन के सराउंडिंग में, अगर ऐसा कोई एलिमेंट लगा है दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो हाइड्रोजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिड्यूस कर रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है, देन इट वुड एक्सपीरियंस, तो क्या होगा, तो वो हाइड्रोजन एक्सपीरियंस हायर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उसके ऊपर क्लाउड डिस्टर्ब हो गया तो वो एक्सपीरियंस हायर मैग्नेटिक फील्ड एंड वुड शिफ्ट। अब हायर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब वो वुड शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको वो शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी, या हम लोग बोल सकते हैं इट विल शिफ्ट टू डाउन फील्ड। तो उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा हमको डाउन फील्ड में, और वो एब्जॉर्प्शन किस में दिखाएगा? हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन होगी, और कम मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हाइड्रोजन को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम लग रही है का मतलब वो कम लग रही है मतलब वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शील्डिंग और डीशील्डिंग। ठीक है, इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है जब फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट में, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमको, इसलिए हमने पहले इसको पढ़ लिया। सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, and this spectra also I have shown. This is for CH4 hydrogen, all hydrogen are shielded, so the spectra it comes to upfield, and in this case hydrogen they show the spectra in downfield because of Cl. So here we finish this topic, and the next video will start the factor affecting chemical shift.